नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोज की रिवीजन पर। आज है 27 सितंबर 2025 और 27 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है ऑयल स्पिल या तेल रिसाव क्या है। उत्तर है समुद्र में किसी जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने, पलटने या किसी अन्य कारण से तेल का बड़े पैमाने पर फैल जाना ऑयल स्पिल कहलाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि तेल पानी की तरह सतह पर तैरता है और सूर्य के प्रकाश को नीचे जाने से रोकता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होता है। हाल ही में केरल तट पर MSC एल्सा 3 नामक जहाज के पलटने से यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न है नेट पोलरेक्स क्या है। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है अग्नि प्राइम मिसाइल की क्या विशेषता है और इसे हाल ही में किस अनूठे तरीके से लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसे हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इसकी सामरिक गतिशीलता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले वायुमंडल से बाहर जाती है और फिर वापस प्रवेश करके लक्ष्य को भेजती है, जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही सीधी उड़ान भरती है। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट पावर्ड इंजन का उपयोग होता है, जबकि क्रूज मिसाइल में जेट प्रोपल्सन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM क्या होती है। उत्तर है यह एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक होती है, जिससे यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल इसी श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि भारत कभी भी किसी भी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। भारत ने अग्नि जैसे मिसाइलों को परमाणु हमले करने में सक्षम बनाया है, लेकिन वह अपनी नो फर्स्ट यूज नीति के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा विकसित की जा रही अग्नि 6 मिसाइल की अनुमानित रेंज क्या होगी। उत्तर है 10,000 किलोमीटर। अग्नि 6 मिसाइल अभी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, और यह भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM होगी। अगला प्रश्न है तेजस क्या है और इसे कौन विकसित कर रहा है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 और MiG-29 विमानों को बदलना है। अगला प्रश्न है तेल रिसाव का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तेल पानी के सतह पर एक परत बना लेता है और जो सूर्य के प्रकाश को समुद्र के अंदर जाने से रोकता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधित होती है, जिससे समुद्री पौधे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा समुद्री जीव जंतुओं और पक्षियों के शरीर पर तेल की परत जमने से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगला प्रश्न है तेल रिसाव को साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली बायोरेमेडिएशन तकनीक क्या है। बायोरेमेडिएशन एक पर्यावरण अनुकूलन तकनीक है जिसमें तेल को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसमें ओलिजेपर जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जो तेल को खा करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे पानी साफ हो जाता है। अगला प्रश्न है ओलिजेपर क्या है और इसे किसने विकसित किया है। ओलिजेपर एक इको फ्रेंडली बायोरेमेडिएशन तकनीक है जिसमें तेल खाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग करके तेल रिसाव को साफ किया जाता है। इसे टेरी और ONGC ने मिलकर विकसित किया है। यह बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन यानी कच्चे तेल को खा करके उसे डिग्रेड कर देता है, जिससे पानी सुरक्षित हो जाता है। अगला प्रश्न है तेल रिसाव की सफाई के लिए बूम और स्कीमर तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाता है।
बूम तकनीक में फैले हुए तेल को एक तैरते हुए बैरियर की मदद से एक जगह पर रोक दिया जाता है। इसके बाद स्कीमर तकनीक से मशीनों का उपयोग करके सतह पर मौजूद तेल को सोखकर या खींचकर हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सॉर्बेंट्स क्या होते हैं और तेल रिसाव की सफाई में इनकी क्या भूमिका है? सॉर्बेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो तेल को अपने अंदर सोख लेते हैं। ज्वालामुखी की राख या सिंथेटिक पैड्स जैसे सॉर्बेंट्स को तेल पर छिड़क दिया जाता है, जो तेल को सोख करके पानी से अलग कर देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेल रिसाव की घटनाएं से निपटने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? भारतीय तट रक्षक बल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किस कंपनी द्वारा और कहां लॉन्च की गई है? अग्निकुल कॉस्मोस, IIT मद्रास, रिसर्च पार्क चेन्नई। भारत की पहली 3D रॉकेट प्रिंटिंग सुविधा अग्निकुल कॉस्मोस नामक एक निजी एरोस्पेस कंपनी द्वारा चेन्नई में IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में शुरू की गई है। इस सुविधा का उद्देश्य 1 मीटर तक ऊंचे एरोस्पेस पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग करना है। अगला प्रश्न है, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाए गए भारत के पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? उत्तर है अग्निबाण। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 किस कंपनी ने बनाया था? इसका उत्तर होगा रिलेटिविटी स्पेस कंपनी, अमेरिका। टेरन 1 नामक दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट अमेरिका के रिलेटिविटी स्पेस कंपनी द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस भारतीय कंपनी ने किया है? उत्तर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। भारत की एक अन्य निजी एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को हाल ही में मिले पहले स्वदेशी 3D निगरानी रडार का क्या नाम है? उत्तर होगा लज्जा एन। लज्जा एन भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार है। इसका विकास टाटा एडवांस सिस्टम ने स्पेस की इंदिरा कंपनी के सहयोग से किया। अगला प्रश्न है, दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर हाल ही में कहां लॉन्च किया गया है? उत्तर होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न है, भारत के किस ज्वालामुखी में हाल ही में कम तीव्रता वाले विस्फोट देखे गए हैं? बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप में हाल ही में कम तीव्रता वाले विस्फोट दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस राज्य में एक स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है? तो उत्तर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में एक स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित होगा? उत्तर अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा और यह देश का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित भूतापीय संयंत्र होगा। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहां किया गया है? उत्तर होगा साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात में। इस कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद के साबरमती में किया गया। यह पूरे पश्चिम फ्रंट कॉरिडोर के रेल संचालन, नियंत्रण और निगरानी का काम करेगा। इसकी लंबाई 1506 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण की गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसका भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर स्थित है? कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? उत्तर होगा नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ने 881 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन होने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम रेल पटरियों के बीच कहां स्थापित किया गया है? उत्तर होगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।
वाराणसी में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। इसमें 28 पैनल लगे हैं और इसकी क्षमता 15 किलोवाट है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? उत्तर है 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। यह योजना जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबों को शामिल किया गया है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी जानी जाती है। यह प्रश्न पहले भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 शारदा अधिनियम का स्थान लिया है। 2006 के अधिनियम ने 1929 के शारदा अधिनियम की जगह ली, जिसमें विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से और लड़कों की 18 वर्ष थी। नए अधिनियम में यह क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में यहाँ एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी है? उत्तर होगा पुल्लमपारा पंचायत, केरल। केरल की पुल्लमपारा पंचायत को भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करने, संपत्ति विवादों को कम करना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 पंचायती राज्य दिवस पर लॉन्च की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का सटीक रिकॉर्ड और मालिकाना हक प्रदान करना है, जिससे संपत्ति से जुड़े विवाद कम हो। अगला प्रश्न है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम शुरू किया है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सरकार में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और बेंगलुरु के बाहर स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजू जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में मंजूरी मिली है, किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर। 2200 मेगावाट की यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी पर विकसित की जाएगी। यह चीन सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किस अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? उत्तर है 2025 से 2035 तक को। अगला प्रश्न है, द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर यह पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आयुर्वेद से संबंधित सामग्री और उत्पादों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना है, जो शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और आम जनता के लिए सुलभ हो। अगला प्रश्न है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न है, देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं और स्थलों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बोमडीला, दिफू और योंग्याप दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे हैं जो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? उत्तर होगा नाइजर, माली और बुर्किना फासो। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के लिए भागीदार देश कौन है? तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड।
बुकर पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई भारतीय लेखिका किरण देसाई की पुस्तक का क्या नाम है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। भारतीय लेखिका किरण देसाई की इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें अमेरिका के संघर्ष कर रहे दो भारतीयों की कहानी है। किरण देसाई ने 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में मुख्य अंतर क्या है? बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई और यूके, आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखी गई और अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को उनकी कन्नड़ भाषा की पुस्तक के लिए मिला है? तो बानू मुश्ताक को पुस्तक हॉट लैम्प के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पिछली 18वीं जम्बूरी राजस्थान के रोहट में हुई थी। अगला प्रश्न है, जूनियर जूडो रैंकिंग में विश्व में पहला स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? हिमांशी टोकस। दिल्ली की जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस ने महिलाओं की 63 किलोग्राम वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय है। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आर.के. श्रीराम कुमार को वायलिन वादक के रूप में। अगला प्रश्न है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के लिए। अगला प्रश्न है, प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार एक त्रिसेवा अभ्यास था जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक अभ्यास कहाँ किया? इसका उत्तर होगा मेरठ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ और किसके द्वारा बनाया गया है? तो लद्दाख में IIT हैदराबाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? उत्तर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है, एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? उत्तर है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय और SAL के बीच हुए सौदे का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इस सौदे के तहत हेल भारतीय वायुसेना के लिए 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगा। यह सौदा 62,370 करोड़ का है और इसका उद्देश्य वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, अमका क्या है और यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का लड़ाकू जेट है जो अभी विकास के चरण में है। अगला प्रश्न है, लड़ाकू विमानों की जनरेशन जैसे 4.5 या 5th जनरेशन का क्या अर्थ होता है? जनरेशन का स्तर विमान की तकनीकी उन्नति, आधुनिकीकरण और युद्ध क्षमता को दर्शाता है। जनरेशन जितनी अधिक होगी विमान उतना ही उन्नत, घातक और चुपके से हमला करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, पीले मटर किस प्रकार की फसल है? तो यह एक रबी फसल है। इसे अक्टूबर से नवंबर के दौरान बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के दौरान कटाई की जाती है इसकी। अगला प्रश्न है, कृषि में पीले मटर की सफलता का क्या महत्व है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, पीले मटर के प्रमुख वैश्विक उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। कनाडा के बाद रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत मुख्य रूप से कनाडा और रूस से इसका आयात करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीले मटर का आयात भारत में चर्चा का विषय क्यों बना? भारत सरकार ने पीले मटर के शुल्क मुक्त ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है
जिसका कुछ किसान संगठनों ने विरोध किया है। किसानों का तर्क है कि सस्ते आयात से घरेलू बाजार में मटर की कीमतें गिरेगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अगला प्रश्न है, पीले मटर में कौन से पोषक तत्व प्रमुखता से पाए जाते हैं? यह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, जिसमें 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मार्पोल कन्वेंशन किससे संबंधित है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जहाजों द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तेल रिसाव से संबंधित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून या कन्वेंशन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ओपीआरसी कन्वेंशन, सिविल लाइबिलिटी कन्वेंशन और बंकर कन्वेंशन। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने, जिम्मेदारियां तय करने और मुआवजे के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एमएससी अकीता 2 जहाज क्यों चर्चा में था? यह उसी शिपिंग कंपनी का जहाज है जिसके एमसीसी एल्सा 3 जहाज के कारण केरल में तेल रिसाव हुआ था। केरल सरकार ने मुआवजे की मांग को लेकर इस जहाज को अपनी हिरासत में ले लिया था। यह कानूनी कार्रवाई का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने तेल रिसाव से हुए नुकसान के लिए कितनी मुआवजे की मांग की थी और केरल उच्च न्यायालय ने कितनी मुआवजा देने का आदेश दिया? केरल सरकार ने 9,531 करोड़ की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित बताते हुए कंपनी को 1,227 करोड़ का मुआवजे देने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल श्रृंखला में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? इसमें ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पास वर्तमान में किस पीढ़ी के जनरेशन के लड़ाकू विमान है? तो भारत के पास राफेल, मिग 29 और तेजस जैसे 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है, क्या भारत के पास 5वीं पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान है? नहीं, वर्तमान में भारत के पास कोई भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। स्वदेशी अमका इस श्रेणी में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आईआईटी गुवाहाटी ने तेल रिसाव की सफाई के लिए किस तकनीकी का विकास किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने एक एमओएफ कॉटन विकसित किया है जो एक प्रकार का सोखता है। यह तेल को प्रभावी ढंग से सोख लेता है। अगला प्रश्न है, डिस्पर्सेंट्स तेल रिसाव की सफाई में कैसे मदद करते हैं? उत्तर है, डिस्पर्सेंट को तेल पर छिड़कने से तेल की बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। इससे वे पानी में आसानी से फैल करके प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक हमने 78 क्वेश्चन को डिस्कस किया और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।